Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 10th of August 2024. First of all, we are talking about PMAY, Pradhan Mantri Awas Yojana. 30 million houses will be built under the second phase of it. And यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एंड ऑल्सो जो कैबिनेट है इट इज अप्रूव्ड 8 न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स, जिसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क भी जो है 900 किलोमीटर्स का उसमें इंक्रीज किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करेगा ही, उसके साथ साथ मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। And it is also expected that it will be benefiting 40 lakh people. So key features क्या है यहाँ पे PMAY स्कीम के? यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इट विल बी प्रोवाइडिंग असिस्टेंस to 2.3 lakh crore people to construct, purchase or rent a house at an affordable cost. जो फैमिलीज मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करती है स्पेसिफिकली, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देन लो इनकम ग्रुप या फिर मिडिल इनकम ग्रुप, दे आर हैविंग नो पक्का हाउस, जिसकी वजह से वो एलिजिबल हो जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री फॉर दिस स्कीम। एंड इसके साथ साथ जो असिस्टेंस है ऑफ 1.2 लाख इन द प्लेन एरियाज एंड 1.3 लाख इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया स्टेट्स या फिर हिली स्टेट्स वो कंटिन्यू की जाएगी। एंड फेज 2 के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 85 लाख और भी ज्यादा हाउसेस को ऐड किया जा रहा है, डिलीवरी की जाएगी टू द बेनिफिशियरीज। इसके साथ साथ रेलवे नेटवर्क को भी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम जब बात करते हैं कि बेनिफिट्स की, प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों ग्रामीण और अर्बन एरिया में, सो वन वुड बी कि इंडिया में अगेन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपना खुद का घर खरीदना है। सो थ्रू दिस स्कीम यू आर डायरेक्टली गेटिंग अ पक्का हाउस। एंड बिकॉज अगेन द कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी हाई, जब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द poorer section or even the middle income class to buy a house. They are like toiling entire their life to get one single house. And second benefit can be that the maintenance of clean health and hygiene. So that would be helping in reducing the disease burden also at the same time. And we can focus on then other areas. For example, the family is the focus shift towards the education of the children. So their savings can be invested in the education, in the healthcare of the family members. Yes. So EWS, low income groups and middle income groups. The next one is regarding from PepsiCo to PNG. PNG यहाँ पे क्या है मानसी दी? कहाँ पे mention ना? ये PNG. Well, PNG is a company. I will have to look for the full form. क्या है PNG? India's next big growth, bet as China lags. So major consumer good companies based in India are expecting a resurgence in the private consumption. So जो consumer good companies हैं, they have been pumping money into India. तो डिफरेंट कंपनीज की यहाँ पे बात हो रही है। एंड चाइना जैसे जैसे धीरे धीरे इकोनॉमिक रिकवरी कर रहा है, बट उसके बाद भी जो इकोनॉमिक रिकवरी चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कोविड के बाद से, उसमें हमने देखा है कि अनइवन है। तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है मेजर इमर्जिंग मार्केट्स में। जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसी कंपनीज जब न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कंज्यूमर बेस ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। सो कंबाइंड मार्केट शेयर टॉप 5 मल्टीनेशनल कंपनीज की भी बात करते हैं तो वो भी इंडिया में राइज हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि हेल्थ, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ साथ बेबी केयर भी। सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है उसके अंदर इन मार्केट्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है एंड डायरेक्टली वो कंज्यूमर बेस को भी डाइवर्सिफाई करता है। उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि रूरल एरियाज को भी इंटीग्रेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वहां तक भी इनकी रीच देखी जा रही है। जैसे कोका कोला's हाउस होल्ड पेनिट्रेशन इन इंडिया इंक्रीज बाय 24%,
वैसे ही नेस्ले की भी बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे we are saying कि this becomes an example and a case study under the China plus one strategy, because the main reason of India becoming an attractive market for the FMCG sector, fast moving consumer goods sector, is the vacuum which is left in China because they are not recovering as per the expectations post COVID-19. So दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड इंडिया के लिए एफएमसीजी सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों है? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो दैट इज बिकॉज एफएमसीजी सेक्टर्स की जो मेजर ग्रोथ है दैट इज मेजरली ड्रिवन बाय द रूरल एरियाज, एंड दैट in that case we are seeing positive signs. So their sales are increasing, and the negative would be that their regulation becomes very important. Mentioning of the again the nutritive elements behind the product is important, and role of FSSAI also is very important when talking about the whether we are able to meet the safe standards for sugar, salt, and fat in these processed food items. So over reliance on these quick food, and we also call them as to be the dead food, that is like a growing health concern as far as the disease burden in the non-communicable diseases is increasing. For example, there is like high blood pressure is there because of excess consumption of the salt. Then we're talking about diabetes, obesity, even in children. So Then next is regarding banking laws to be tweaked to boost the services and the governance. तो नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है इन दी गवर्नमेंट एंड अमेंड किया जाएगा 5 बैंकिंग लॉज को, ताकि और स्ट्रीमलाइन कर पाए हम सर्विसेज को। इसके साथ साथ ये जो बिल है ये सीक करता है कि इट विल बी प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी टू रिपोर्टिंग टू इन दी रिपोर्टिंग्स बाय दी बैंक, एंड मेक श्योर कर पाएंगे कि जो डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बेटर प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर पाए। इसके साथ साथ ये भी सीक करता है कि जो ऑप्शन है फॉर द नॉमिनीज पर बैंक उसको इंक्रीज किया जाएगा। देन सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या है उसको रीडिफाइन करने की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आरबीआई है वो बैंक्स के साथ एंगेज भी कर रहा है ऑलरेडी, ताकि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को हम स्ट्रेंथन कर पाए। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन कर पाए, जो कंप्लायंस कल्चर है उसको भी बढ़ा पाए। साथ साथ में नए चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, थर्ड पार्टी रिस्क जो होता है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, एंड कस्टमर भी जो है वो कैसे बच पाएगा फ्रॉम द डिजिटल फ्रॉड्स। तो तीनों के इंटीग्रेशन के लिए आने वाले बिल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस और ओवरऑल सिक्योरिटी जो है बैंकिंग सिस्टम की उसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो डिफरेंट स्कीम्स है, डिफरेंट एक्ट्स हैं यहाँ पे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उसी के अंदर जो टेंडर भी है उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। Then next is regarding new financing structures for Bharatmala. तो भारतमाला है क्या, एंड भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर अभी जो बात की जा रही है कि जो रिमेनिंग वर्क रह गया है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा, एंड साथ साथ में लार्जेस्ट आउटले फॉर द गवर्नमेंट रोड कंस्ट्रक्शन स्कीम ऑल ओवर द वर्ल्ड भारतमाला प्रोजेक्ट को दिया गया, दैट इज अराउंड आई थिंक 10 लाख करोड़। सो इसमें जरूरी हो जाता है हमारे लिए भारतमाला प्रोजेक्ट सबसे पहले है क्या। इसमें हम एम कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी एंड जो रोड डेंसिटी है ऑल ओवर इंडिया वो हम इंक्रीज करें। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं, इसके अंदर हम बॉर्डर कनेक्टिविटी रोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स बना रहे हैं। जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है इसमें हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, स्टिमुलेट कर पाए और ज्यादा इकोनॉमिक हेल्थ को, एंड इसके साथ साथ डिफरेंट मोड्स भी है हमारे पास यहाँ पे, जैसे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मोड, हाइब्रिड एन्युटी मोड मॉडल, देन बिल्ट ऑपरेट मॉडल। सो डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू हम भारतमाला प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड इट इज एस्टिमेटेड कि जो प्रोग्राम है इट विल बी कंप्लीटेड बाय 2027 to 28। पहले डेडलाइन 2022 हमने डाली थी, बट इसके साथ साथ बहुत सारे हम चैलेंजेस भी देखते हैं जिनकी वजह से डिले हो जाता है, जैसे लैंड एक्विजिशन में डिले हो जाता है,
डेट की भी कई बार प्रॉब्लम आती है, एंड कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो भी डिफाइन करता है कि एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है एंड कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन है फिर स्टेट का या फिर प्राइवेट सेक्टर का। And also the role of Cabinet Committee on Economic Affairs in terms of financial planning and implementation of the projects is crucial. As in this case, we are seeing the Bharatmala project. And another challenge is the overshooting of the time, and because of which we are seeing that the cost burden also increases. So additional fiscal burden is created on the public sector because of that, and it becomes further challenging for the fiscal consolidation. Then next is regarding Viksit framework. So PwC India, it moves the Viksit framework to achieve क्या चीज to achieve 1 trillion export goal by financial year 29. So macro image building to the micro level ले जाने की जरूरत है, एंड इंडिया इमेज वी नीड टू फिक्स इट टू, यहाँ पे बात हो रही है। सो विकसित फ्रेमवर्क है क्या? विकसित फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात हो रही है कि इट कैन हेल्प इंडिया टू अचीव द एक्सपोर्ट गोल दैट वी आर सेटिंग, जैसे कि जो वैल्यू एडिशन रेशियो इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम बोल सकते हैं, ताकि कमोडिटाइजेशन को प्रिवेंट कर पाए ऑफ द एक्सपोर्ट बास्केट। सो कमोडिटाइजेशन सबसे पहले होता क्या है, उसको बोल सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कमोडिटी है उसकी यूनिक वैल्यू या जो डिफरेंशिएशन है दूसरे प्रोडक्ट से वो लूज हो जाती है धीरे धीरे। तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स की कमोडिटाइजेशन होगी तो जो वैल्यू एडिशन रेशियो है वो कम होता जाएगा, एंड हम 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट गोल कैसे फिर अचीव कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे विकसित भारत फ्रेमवर्क लाने की बात हो रही है, जिसमें हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ ज्योग्राफिक मार्केट एक्सेस को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, एंड साथ साथ में जो एमएसएमई सेक्टर है उसका भी एक्सपोर्ट पोटेंशियल कैसे हम बढ़ा पाएंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। सो 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट गोल अचीव करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस भी जो है उसके साथ हम compete करें, डोमेस्टिक लेवल पे लोकलाइजेशन हम बढ़ा पाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है उनकी वजह से रॉ मटेरियल का रेट इंक्रीज होता है। तो मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया के अंदर भी, एंड देन भारत माला और सागर माला का इंटीग्रेशन जो है उसका हम फायदा उठा पाए, एंड देन इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ईवी, बैटरी स्टोरेज, इन सब में ही हम आगे बढ़ पाए। सो क्वेश्चन उठता है कि तो एग्जिस्टिंग जो जो रिपोर्ट अथॉरिटीज हैं क्या वो रेडी हैं इवन फॉर द विकसित भारत फ्रेमवर्क, एंड जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको कैसे हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाए। यस मानसी जी। तो जो रिपोर्ट है बात करी है अप्रोच की, अप्रोच में क्या चेंज होना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो दो कीवर्ड्स यूज किए गए, बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच एंड कंजर्वेटिव अप्रोच जो है हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा, देन वी कैन मीट आवर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सेकेंडली इट इज स्टेटिंग एंड हाईलाइटिंग कि इंडिया में जो एमएसएमईज हैं उनमें से सिर्फ 1.36% ऑफ एमएसएमईज एक्सपोर्ट करती है। तो पोटेंशियल ऑलरेडी है, कैपेसिटी है, बट हम उसको भी अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। एंड तो एमएसएमई एबिलिटी की बात की जा रही है टू एक्सपोर्ट, एंड इवन यहाँ पे मैक्रो इमेज बिल्डिंग की बात की जा रही है। मैक्रो इमेज बिल्डिंग पहले इंपॉर्टेंट है, देन वी कैन वर्क ऑन द माइक्रो लेवल इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर। सो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है ट्रेड फेयर्स का, तो वहां पे इंडिया की जो इमेज है इट डवार्फ्स एज कंपेयर टू दी पीयर्स जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स है ट्रेड फेयर्स में। सो इनोवेशन सेक्टर हमारा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और बाकी यहाँ ट्रेड बैरियर्स की बात की है, नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर्स, तो जो कन्वेंशनल आइडियाज हम बात करते हैं, मेजर फोकस है अप्रोच। सो अप्रोच में अगेन वी नीड टू डाइवर्ट आवर अप्रोच मोर टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव सेक्टर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया के लिए जो एक और एडेड एडवांटेज है वो है टेक्सटाइल सेक्टर का, बिकॉज ऑफ अगेन द डिस्ट्रप्शंस इन बांग्लादेश, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स। So lack of incremental gains in export competitiveness,
देन जो सेक्टर्स हैं क्या वो हाई वैल्यू एडिशन सेक्टर्स पे हम फोकस कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में कैसे हम लेबर कोड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ पाए, दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट. Then next is SEBI pushes for infrastructure investment. So real estate investment trust और infrastructure investment trust दोनों में ही जो SEBI है it has been investing and उसको promote कर रहा है. So जो investment vehicles हैं ये दोनों ये क्या करती हैं? सबसे पहले ये अलाउ करती है डेवलपर को ताकि जो रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं उनको एक तरीके से वो मोनेटाइज कर पाए एंड देन डिफरेंट यूनिट्स को एलोकेट कर पाए टू द इन्वेस्टर्स एंड फिजिकली उनको एसेट्स जो है उनको ट्रांसफर ना करना पड़े. सो यहाँ पे जो सेबी के चेयरमैन है मधाबी पुरी बुच वो भी है कि एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है इन स्ट्रक्चर्स का नेशन के ग्रोथ के अंदर और फिर इन्वेस्टर्स का जो ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है उसको इनकरेज करने में वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. इसीलिए सेबी भी जो है वो इनिशिएटिव ले रहा है ताकि रिट्स एंड इनविट्स इन्वेस्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है जैसे कि गवर्नेंस इंप्रूव करने में, डिस्क्लोजर में या फिर इन्वेस्टमेंट प्राइस मिनिमाइज करने में, इसके साथ साथ इनोवेशन और डिजिटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए तो सेबी भी जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं इस फील्ड के अंदर. एंड हम बोल सकते हैं कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को पुश करके हम इंडिया के ग्रोथ को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं. साथ साथ में जो गैप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उसको हम ब्रिज करने की बात कर रहे हैं. सो ओवरऑल जो सेबी है वो एम करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, साथ साथ में कनेक्टिविटी इंप्रूव हो एंड जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी साथ साथ में इंप्रूव हो. So this showcases an example of how capital expenditure it can be increased through the capital market, how the savings can be channelized into again infrastructure creation, and this can help in even reducing the burden on the public sector also, because हम हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, गवर्नमेंट की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, पीपीपी मॉडल्स की बात करते हैं. तो एक चैनल ये भी है थ्रू द कैपिटल मार्केट, how we are increasing the investments in REITs and in InvITs. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उसमें सारे जो डिफरेंट टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूडेड होते हैं. रियल एस्टेट में स्पेसिफिकली रियल एस्टेट है और उसमें भी कमर्शियल रियल एस्टेट में ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं. एंड साथ ही साथ अगेन इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी में जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि डेटा बेंचमार्किंग इंस्टीट्यूशंस उस पर फोकस किया जा रहा है बाय सेबी एंड परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी, सो दैट पीपल्स ट्रस्ट and the viability of these projects and the different types of modes of investment that increases. And then we are also talking about making the option of SIP, systematic investment plans, available, because that is kind of an instrument to provide ease of investing to the investors in the capital market, because आप एक small fixed chunks में on your basis of कि टाइम पीरियड आप इसको 1 month भी कर सकते हो, आप टाइम पीरियड इसमें क्वार्टरली बेसिस कर सकते हो, 1 yearly बेसिस कर सकते हो. So that option is available with the investor. So this is the flexibility and the added advantage which is there with the investor. And we are also seeing कि SIPs के through mutual funds में, insurance funds में, pension funds में investments are increasing. Yes. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहे हैं. Then center to bring online mechanisms to handle grievances on the inflated airfare. So ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा the existing aircraft act and भारतीय वायुयान विधेयक 2024 बिल का नेम है. 90-year-old जो एयरक्राफ्ट एक्ट अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रिप्लेस करेगा. एंड मेन फोकस इसका ये है कि सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा इन द एविएशन सेक्टर. इसके साथ साथ डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन देखा जाएगा, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स हैं जिनको लॉन्च किया गया था इन मोर देन 500 रूट्स. वो एक मेजर यहाँ पे एयर फेयर को लेके जो इशू होता है उसमें हेल्प करेगा. इसके साथ साथ एक रेगुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक्सप्लॉयटेशन जो है ओवरऑल एयर एविएशन सेक्टर के अंदर
उसको हम कम कर पाए, एंड ऑल्सो जो एयर फेयर होता है उसको कैसे हम रेगुलेट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियली वायबल होना भी जरूरी है। सो यहाँ पे दिखाया भी गया है कि टॉप प्रायोरिटी है कि जो एयर फेयर है उसको अफोर्डेबल बनाया जाएगा फॉर द कॉमन मैन, जिसकी वजह से जो एक मेजर कोर फीचर बोला जा रहा है ऑफ दिस बिल, जो कि कोर फीचर बनाएगा धीरे धीरे इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए भी। तो सिविलाइज्ड एविएशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड ये कमिटमेंट भी दिखाता है ऑफ द गवर्नमेंट कि इस पूरे सेक्टर को हम और इंक्लूसिव बना पाए। ग्रीवियंसेस को कैसे हैंडल करेंगे, डिले हो जाता है कई बार, अनवांटेड डिले हो जाता है, उसके केसेस में कई बार हमने देखा है कि हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे डील करेंगे। दिन साथ साथ में टिकट्स कैंसिल हो जाती हैं, जो एयर फेयर है वो एकदम से बढ़ जाता है, तो हु इज डिसाइडिंग दी लिमिट कि कहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। सो ये जो अनोमलीज हैं डिफरेंट एविएशन लॉज के बीच में ओवरलैपिंग है, इन सारी चीज को डील करने के लिए बिल जरूरी हो जाएगा। एविएशन सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि सिविलाइज बना रहे हैं, एयर फेयर इशू को हम टैकल करने की बात कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी हम देंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कैसे डेवलपमेंट करें, क्लाइमेट चेंज गोल्स को कैसे हम एविएशन सेक्टर के साथ जोड़ेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट फीचर बन सकता है इस बिल का। सो दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग ग्रोइंग एविएशन सिविल एविएशन मार्केट्स इन दी वर्ल्ड। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो हम मीट कर ही रहे हैं, बट जो नेशनल हमारे टारगेट्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करें हम अपने एविएशन सेक्टर के साथ। यस So मानसी। in terms of security, we are having the BCAS, which is the Bureau of Civil Aviation Security. And apart from this, we have the Directorate General of Civil Aviation as a regulator. Then we are seeing increasing demands of pilots also. So pilots training is very important, ensuring that there is no stress on them because of the increased demand. And we need to ensure that the sleep cycle that is stable, and the mental health of a pilot is very important. This is one aspect. Then we're talking about, I mentioned a regional connectivity scheme. So in that we are infrastructure creation, we're creating more, like we have created 100 airports in India. So that is one aspect. And in that also we are seeing PM Udan scheme. So Udan 1.0, Udan 2.0 schemes are there. So affordability is being tackled through there. Thirdly, we're talking about Digi Yatra scheme. So Digi Yatra में digitization of the services, again, ease of air travel की, passenger interest की, and in this is one way. And when we are talking about commercialization of the airports also, so they are also one of the major, we can say, revenue generating sources. जैसे modernization अभी railway stations की बात कर रहे हैं, तो this is one aspect. देन ऑल्सो हम इसमें बायोफ्यूल्स की भी बात कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, राइट, हाँ, इंटीग्रेट करेंगे। जी, क्योंकि इसमें जो फ्यूल कॉस्ट है वो आई थिंक उसका ही मेजर प्रोपोर्शन जो है, आई थिंक 40 to 50% फ्यूल कॉस्ट ही एयर प्राइस डिटरमाइन करता है, टिकट प्राइसिंग। एंड इस पे अगेन वी आर सीइंग कि इवन आवर जो मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट कि प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए प्राइसिंग मैकेनिज्म्स का। सो लेट्स सी कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मूला वुड बी कमिंग अप। एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इवन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरप्लेन्स इन इंडिया, बिकॉज एयरप्लेन्स सेफ्टी में जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द एज ऑफ एन एयरक्राफ्ट या फिर एयरप्लेन की जब हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ एयर ट्रैवल। बिकॉज हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि इंजन फेलियर हो रहा है, तो इसमें क्या हम इंडिजिनाइजेशन प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एंड उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट वेंचर्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हम ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो दो प्लेयर्स की यहाँ पे मोनोपोली है, एयरबस और बोइंग। तो उसको ब्रेक करने के लिए इवन चाइना भी बात कर रहा है। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल होता है एविएशन सेक्टर के अंदर DGCA का, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको रेगुलेट करते हैं। उनके साथ साथ AAI दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी मैनेज करते हैं एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनका इंपॉर्टेंट रोल आता है। इसके साथ साथ ही BCAS भी होता है, दैट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। कोई काउंटर टेररिज्म मेजर लेना है,
सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना है एयरपोर्ट पे, तो उनका रोल आता है ऑडिट्स कंडक्ट करने के लिए एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी। सो इन तीनों का भी इंटीग्रेशन एंड एक स्मूथ कम्युनिकेशन कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं, वो भी एक आने वाले टाइम में इंटीग्रल पार्ट हो सकता है ऑफ दिस बिल। हाँ, यहाँ पे ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है इवन फॉर द एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि आई थिंक आईजीआई एयरपोर्ट पे ये एक पोल गिर गया था कार के ऊपर एंड द कैब ड्राइवर डाइड। सो ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे जा रहे हैं। तो आईजीआई, दैट इज एन इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट विच इज अगेन अमंग्स द टॉप 5 एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो वहां पे ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं हमें। The next is regarding Singrauli Industrial Summit 2024. So sustainable development of the region की तरफ बढ़ने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिंगरौली सिंगरौली की बात कौन? करते हैं। सिंगरौली की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है ना, आई थिंक। सिंगरौली माइंस की हम बात करते हैं ना वैसे जनरली, तो कोल फील्ड के लिए जाना जाता है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। So it will be focusing on uniting the industries on the regional growth. उसके साथ साथ यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है the need for optimal utilization of regions industrial potential, एंड उसके बाद हम किसी और स्टेट से या कहीं और से रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करें। सो फोकस होना चाहिए कि इंक्लूसिव सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो रहा है रीजन के अंदर, जो कि सिर्फ सिंगरौली रीजन से ही लिमिटेड नहीं है, दूसरे स्टेट्स में हर रीजन में हम इसको बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जहाँ पे ऐसे माइनिंग इंडस्ट्री देखी जाती है, फिर रिसोर्स रिच रीजन देखा जाता है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है ऐसे रीजन्स में इंडस्ट्रियल पार्क से कनेक्टिविटी देना, भारतमाला से कनेक्टिविटी देना, साथ साथ में इंडस्ट्रियल पार्क्स की तरह डिफरेंट पार्क्स को इंटीग्रेट करके एक कॉमन पार्क बनाना वहां पे, ताकि मल्टी लेवल पे या डाइवर्स तरीके से हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे हम फोकस रखेंगे, अगर कोई एरिया इंडस्ट्री लेड ज्यादा है या फिर वहां पे मिनरल्स ज्यादा मिल रहे हैं जिसकी वजह से माइनिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी जो है उसमें टोपोग्राफी का भी चैलेंज आता है, साथ साथ में जो पोल्यूशन होता है वो भी चैलेंज आता है, एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट को कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि एक बैलेंस अप्रोच चल रही है वहां पे। साथ साथ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो एक इंक्लूसिव विजन होनी चाहिए फ्यूचर के लिए हर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, ताकि उनके पास एक सेट ऑफ गोल्स हो एंड एक सेट ऑफ रूल्स हो जिनको उनको फॉलो करना होगा। सो सो इनोवेशन यहाँ एंड टेक्नोलॉजी, राइट, जैसे innovation technology का important role है in terms of the methodology of the mining that we are adhering to। जैसे rat hole mining has been banned completely in the northeast India and even in other parts। या फिर हम open cast mining करते हैं, तो open cast mining में जब यहाँ पे लिखा हुआ है environmental stewardship follow करना, sustainable mining practices follow करना, तो उसके negative impacts ज्यादा है जब हम open cast mining की बात करते हैं। एंड इन दिस केस एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप में हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, जो माइंस होती हैं, जो अबैंडन्ड माइंस होती हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, दे कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चरिंग ऑल्सो। एंड कल ही हमने एक CCUS स्कीम देखी थी ऑफ कार्बन कैप्चरिंग एंड प्राइसिंग दी कार्बन ट्रेडिंग। सो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड, एंड जो अबैंडन्ड माइंस है वी कैन ऑल्सो लुक फॉर कि कैंपा फंड को हम कैसे उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी कैन गो अहेड विद the afforestation exercise in that particular area। yes. The next is regarding biofuel day, World Biofuel Day। तो सबसे पहले जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि बायोफ्यूल होता क्या है एंड उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया का स्टेटस क्या है। तो बायोफ्यूल में भी बात करते हैं तो डिफरेंट जेनरेशंस होती हैं, एंड बायोफ्यूल बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड एक रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड करता है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। तो 4 जनरेशन होती है बायोफ्यूल में। फर्स्ट जनरेशन जिसको हम फूड क्रॉप से बनाते हैं जैसे कि कॉर्न या फिर शुगर केन। इसके साथ साथ सेकेंड जनरेशन जिसको हम नॉन फूड बायोमास से बनाते हैं, जैसे जो वेस्ट बन जाता है एल्गी उससे बनाते हैं। थर्ड जनरेशन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है जैसे कि बैक्टीरिया या फिर यीस्ट।
एंड फोर्थ जनरेशन, उसमें हम बात करते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस दी बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड भी चैलेंजेस इंडिया के अंदर हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स कई बार उठते हैं, शुगर केन जैसे क्रॉप से जो रिलेटेड होते हैं। इसके साथ साथ लैंड अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, प्रोडक्शन कॉस्ट जिसकी वजह से हाई हो जाता है। ओवरऑल बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन, और फिर उसका प्रोडक्शन तो कर लिया बट फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम करेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना और ज्यादा जरूरी है। एंड देन बोल सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो कि इतना रिलायबल एंड इतना कंफर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें लगता है कि उसके साथ भी कंपटीशन एग्जिस्टिंगली काफी ज्यादा है। सो वे फॉरवर्ड के लिए जरूरी है हमारे पास कि हम सेकेंड जनरेशन ऑफ द बायोफ्यूल पे बोल सकते हैं कि मेजर फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन को बैलेंस बना के चलेंगे हम, तो बोल सकते हैं कि इतना फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस शायद हमें नहीं आएगा। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसके अंदर होना जरूरी है। एंड साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के लिए, प्रोडक्शन में, देन साथ में स्टोरेज में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वो जरूरी हो जाता है। तो बायोफ्यूल का जो डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अलाइन करने की बात हो रही है विद द स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया कैंपेन एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान। तभी हम बोल सकते हैं कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू द क्लीनर फ्यूल्स। साथ साथ में So, इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग की यहाँ पे बात हो रही है। so we have the National Policy on Biofuels 2018. So in this case, we are particularly seeing that government is promoting the second generation biofuels, because firstly we are seeing कि India में जो trend है biofuel production का, that is through sugar cane. So that is diverting or that is modifying the cropping pattern and ज़्यादा cultivation हो रहा है sugar cane का। तो main purpose उसको बायोफ्यूल के लिए कल्टीवेट किया जा रहा है, विच इज अगेन वाटर इंटेंसिव है, तो वाटर टेबल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। देन ग्रीन हाउस गैसेज आर बीइंग जनरेटेड, सो ये एक डिस्टॉर्शनरी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट अंडर दिस पॉलिसी इज प्रमोटिंग सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल विच इज फ्रॉम द नॉन एडिबल सोर्सेज या फिर वेस्ट फूड सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल नॉन एडिबल ऑयल सीड्स हो सकती है, एनिमल फैट्स यूज कर सकते हैं, वेस्ट कुकिंग ऑयल कैन बी यूज्ड अंडर द सेकंड जनरेशन। Then we see that there is Pradhan Mantri Jeevan Yojana also, JIVAN, Jeevan Yojana. So here we are seeing commercial development of the second generation biofuels. Thirdly, we are seeing there is again ethanol blended petrol program. By 2025, we have the target of blending it by 20% in the petrol, and then we have the biodiesel purchase policy also. So that this can encourage more of production of biofuel in India and using of biofuel as a fuel source even in the electric vehicles. So there we are updating the Bharat standard norms. Currently, we are working on we are on the Bharat standard norms 6. So their integration with the oil marketing companies, there we can talk about how innovation can help us there, and this can also help in regulating the prices of again petrol and diesel, and also help in reducing the import dependence on the crude oil for India, and that can be helping in reducing the current account deficit for us. So that can be more important for the energy security. And यहाँ पे जो conflict एक देखा जाता है, that is between the food and the fuel conflict. तो यही है जो sugar cane वाला aspect है, तो food versus fuel conflict. And Govardhan scheme is also there. So there we are seeing conversion of cattle dung and solid waste in the farms to bio-CNG, the compressed natural gas, and other types of biofuels also. इससे मानसी दी आप की हाईलाइट बता दो एक बार। ये वही कंटिन्यूएशन है बायोफ्यूल्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की भी हम बात कर सकते हैं, मेंशन भी है। तो internationally we see global biofuel alliance. So this is again one of the initiating countries is India.
सो यहाँ पे अगेन प्रमोशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज शेयरिंग पे हम फोकस कर रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो दैट शेयर्ड इन्वेस्टमेंट्स हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ नॉलेज शुड बी देयर, मार्केट डेवलपमेंट हमसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि एयरप्लेन्स में व्हाट इज द सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल दैट इज अवेलेबल, बिकॉज वहाँ पे भी वी आर सीइंग एक तो वो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन फ्यूल है जो अभी हम यूज करते हैं, एविएशन फ्यूल, एंड ऑल्सो बायोफ्यूल्स की या फिर ग्रीन हाइड्रोजन की जैसे हम बात करते हैं इवन इन द शिपिंग इंडस्ट्री। देन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एक इनका इम्पोर्टेंट फोकस होगा, इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन वुड बी देयर and following all the sustainability standards. So role of G20 is important, and this we saw also during the 2023 summit. So active participation of the countries and global जो हम बात करते हैं overall green energy transition. So this can be a very important platform which can drive this thing. Then next is regarding in the game of power, death by milk and honey. So इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली दिखाया जा रहा है कि कैसे इनोवेटिव एंड ग्रूसम मेथड्स यूज किए जाते थे फॉर द एग्जीक्यूशन थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो इसमें डिफरेंट कल्चर्स की बात हो रही है, जैसे ग्रीक्स, पर्शियन, इंडिया में जो डायनेस्टी थी, मुगल एम्परर्स, कैसे डिफरेंट रूलर्स तो जो थे वो डिफरेंट मेथड्स यूज करते थे अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, एक फियर मेंटेन करने के लिए। सो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस और जो अभी का पॉलिटिकल डिसिप्लिन और कंट्रोल है, उस टाइम का जो पॉलिटिकल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल है, तो कैसे दोनों के बीच में एक लिंक हुआ करता था, उसको बेसिकली इसमें रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि सुल्तान की इसमें बात हो रही है, एंड खाने में वो ऐसा पॉइजनस चीजें मिला देते थे कि ओवरऑल विद इन अ वीक जो थी वो डेथ हो जाती थी लोगों की। जैसे ब्राह्मण्स वर टू बी ड्रोन्ड for those disclosing the secrets of enemies. Punishment was to be torn to the pieces. So एक sense of fear instill करने के लिए in other leaders also violence को use किया जाता था, and it could also be employed without death. एक signature move दिखा के कि ऐसा हो सकता है in the upcoming time. तो 17th century के अंदर यहाँ पे दिखाया जा रहा है Wadiyars of the Mysore, they were widely feared due to the predilection nose cutting activity. So battles के टाइम पे nose chop off कर दिए जाते थे of the opponents. So basically different activities. Mughal emperors जैसे जहांगीर, he blinded his son for trying to bypass him as the king. So ऐसे different activities reign के लिए हम बोल सकते हैं कि की जाती थी ताकि जो उनका रूल है एंड उनका जो पावर है वो मेंटेन कर पाए। Then next is regarding FATF. FATF asks India to watch leaders' account. So FATF stands for Financial Action Task Force. Global anti-money laundering watchdog है, and it has asked India to improve due diligence on the bank accounts of local politicians, government officials and उनकी families. So ये जो रिकमेंडेशन है ये पार्ट है ऑफ FATF रिव्यू जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम